तो समाज कल्याण विभाग का, जिन्होंने आज दिव्यांगों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया। क्योंकि स्कूटी वितरण का कार्यक्रम सांसद को से स्कूटी दी गई, और मैं माफी भी चाहता हूं कि स्कूटी आए हुए काफी समय हो गया था, और मैंने तो इनको ये भी कहा कि आप एक बार स्कूटी बंटवा दें सब लोगों को। इनकी इच्छा थी कि मैं खुद मेरे हाथ से ये काम करूं, तो मैं आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुआ। सम्मानित मंच, हमारे उप निदेशक नरेश जी बारोटिया, भाई भगवान जी, अनिल जी बारूपाल, भजन सिंह जी, सारे सरपंचगण जो इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए, और वो दिव्यांग जिनको शायद आज 32 है ना, 32 स्कूटी का वितरण हम लोग कर रहे हैं। और अर्जियां चूंकि ज्यादा आई हुई थी, और उसमें एक लिमिटेड बजट भी हमारा है कि 50 लाख से ज्यादा शायद इसमें एक नया कोई राइडर लगा हुआ, तो कोशिश करेंगे उसको तोड़वाएं। कई जगह लोगों से कांटेक्ट किया गया, कईयों के स्विच बंद थे, कईयों के लाइसेंस नहीं थे, तो इसमें अनिवार्य रूप से जो मापदंड पूरे होंगे उन्हीं को स्कूटी मिलती है, जिसका लाइसेंस भी होना चाहिए। कुछ मापदंड है, नियम कायदे हैं, तो शिथिलता की हम बात करेंगे इस मामले में, लेकिन लाइसेंस अनिवार्य है। तो कई लोगों के कागज मेरे पास आए थे, उन सबको स्कूटी शायद इस कार्यक्रम के अंदर नहीं मिल पाएगी। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आज ही नई लिस्ट बनवा के जो जो लोग इसके अंदर मापदंड पूरा करते हैं, नियम कायदे के अंदर, उन सबको स्कूटी वितरण जल्दी कार्यक्रम जल्दी आपका करा के, और नए साल के अंदर इनको पहले महीने के अंदर सारा स्कूटी का वितरण करना। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपका खुद का सांसद कोष है। और मैं तो हमेशा लोकसभा के अंदर आप देखते हैं सांसद कोष बढ़ाने के बारे में बात करी। जब विधायकों का फंड 5 करोड़ हो गया, तो एमपी का 5 करोड़, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने 2 साल का बजट कोरोना के नाम पे एमपी का रोक दिया था, ये आप सबको विदित है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि एमपी कोटे का पैसा प्रत्येक व्यक्ति के, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, चूंकि संसदीय क्षेत्र में बहुत सारी पंचायतें हैं, और 5 करोड़ रुपए का अगर हम पंचायतवार बांटे और शहरों के अंदर नगर पालिका को दें, तो आपको पता है कि बहुत ही कम पैसा आता है पंचायतों के अंदर। बार बार हम डिमांड भी कर रहे हैं, आप रोज देखते हो लोकसभा के अंदर। ऐसा कोई मामला नहीं होगा जो हनुमान बेनीवाल ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं उठाया, चाहे वो किसी भी समाज का। और जब दिव्यांग जन आंदोलन कर रहे थे, मुझे याद है 18 या 17 की बात होगी, 16 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था, और सरकार जबरन इनको वहां से हटाना चाहती थी। मैं इनके आंदोलन स्थल पर गया था, सरकार से बात भी करी, और 250 रुपए उनके बढ़े थे। मैं मांग करता हूँ राजस्थान की सरकार से कि दिव्यांग जनों को जो 750 रुपए मिलते हैं, उसको तुरंत बढ़ा के कम से कम 1500-2000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के सरकार को करना चाहिए। बजट आने वाला है, तो ये मुख्यमंत्री जी को अपील का बड़ा शौक है, हर जगह वो अपील करते हैं, तो मेरी भी अपील है मुख्यमंत्री जी कि आप 1500-2000 रुपए इनका, दिव्यांग जो है ये भी हमारे एक समाज का हिस्सा है, और इनको उम्मीद होती है अपने समाज में अग्रणी लोगों से, सरकार से टकटकी लगा के देखते हैं। तो इस बजट में कोई ऐसी घोषणा दिव्यांग जनों के अंदर करें, और मेरे हिसाब से जिससे पुण्य मिलेगा, क्योंकि पाप तो बहुत ज्यादा हो गए राजस्थान के अंदर। आप देख रहे हो कोई सुरक्षित नहीं, कोई पेपर, हर पेपर आउट, देखो आप चारों तरफ क्या हो रहा है, लूट खसोट लगी इस देश प्रदेश के अंदर। भाइयों, इस व्यवस्था के अंदर अगर कोई व्यक्ति अकेला लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से, मैं तो आपके सामने लड़ ही रहा हूं, सत्ता को ठोकर मार के कोई नहीं लड़ता। सत्ता सबको प्यारी होती है, हर व्यक्ति चाहता है। अब बच्चों को पूछ लो, सड़क पे जो चल रहे स्टूडेंट, उनको पूछो क्या चाहते हो, वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। कोई ये कहेगा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, और सरकार में जब नौकरी मिल जाती है तो अपना प्रमोशन चाहता है। कई लोग तो ऐसे हैं, नौकरी लगने के बाद कहते हैं मैं तो हाजिरी भी नहीं लगाना चाहता, और मेरा ध्यान रखना, हाजिरी भी भरती, मैं घर पर दूसरा बिजनेस करूंगा। ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है। ऐसे लोग कई तो मेरे साथ पड़े रहते थे, भगाया मैंने उनको, सस्पेंड करवाया 2-3 लोगों को कि वे स्कूल के अंदर हाजिर नहीं देते थे और मेरे नाम का बदमाशी करते थे, हनुमान जी के साथ रहते, निलंबित किया उनको, फिर ले जाकर पटका भी स्कूल के अंदर टाइम टू टाइम बैठे। हमें किसी बात का अगर पता लग जाता है,
तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कई तरह के अनर्गल बयानबाजियां सोशल मीडिया पे अखबारों के अंदर चलती है, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूं कि मैं 100% सही हूं, मेरे आसपास के लोग सही है। अगर आसपास के लोग कोई गड़बड़ कर रहे हैं और मुझे पता लग जाए तो दोबारा गड़बड़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। उनको भी रास्ता दिखा दूंगा, मैं इतना आपको विश्वास इस आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं तुमसे दिखा सकता हूं। एक व्यक्ति जो स्टेट में लड़ाई लड़ रहा है स्टेट की सरकार से, और जैसे ही कोटपुतली क्रॉस करते हैं वो लड़ रहा है दिल्ली की सरकार से। और दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्रियां मेरे हिसाब से देश में किसी नेता ने छोड़ी नहीं। मैं जहां बैठा हूं उन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता जो मोदी के विरोध की बात करते हैं वो उनके घर के दरवाजे के चक्कर लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल पहली पारी उसने खेली, सांसद बना, और मैं चाहता तो दिल्ली की सत्ता के अंदर शामिल हो सकता था। लेकिन भाइयों, आपको पता है जब देश के अंदर किसान आंदोलित थे, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मेरे से कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसानों की जीत हो सकती है। मैंने एक पल नहीं गमाया, शाहजहांपुर का हाईवे जाम किया और प्रधानमंत्री की सत्ता को ठोकर मार के, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज गायों के लिए अपना प्राण न्यौछावर की वचन के पक्के थे, उन्होंने कहा कि मेरा वचन नहीं जाना चाहिए और इसी तरह बलिदान दिया। हनुमान बेनीवाल भी वीर तेजाजी महाराज की धरती का सांसद है, उनका भक्त है। उन्होंने किसानों को जबान दी थी कि जब भी किसान जवान को इस देश में आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के सड़क पर मैं मिलूंगा, और सत्ता छोड़ दी। सत्ता कोई नहीं छोड़ता, सत्ता बहुत कम लोग छोड़ते हैं। 3, 8, 13, 18 के अंदर राजस्थान की सरकारों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, और किसान कौम का झंडा इस राजस्थान और देश के अंदर आगे अगुवाई करता हुआ चला। भाइयों, एक जमाना था कि ये हमारे नेता जो बड़े हुआ करते थे वो झंडा लाते थे हरियाणा के किसी नेता का, यूपी के किसी नेता का, और उसके झंडे से उसके नारों के साथ चलते थे। आपके भाई ने पार्टी बनाई आपके लिए, और पार्टी बना के प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी जब मीटिंग होती है देश की, आपने देखा होगा, चाहे G20 पे हो, दूसरे मामले में हो, नागौर का सांसद इस देश की महत्वपूर्ण पार्टी और महत्वपूर्ण नेताओं के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और आपकी समस्याओं का समाधान भी करता है। शायद राजस्थान के इतिहास के अंदर आरएलपी पहली पार्टी होगी जो जवान और किसानों की पार्टी है। और मैंने जब पार्टी बनाई थी उस समय कहा था कि जवान किसान को जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं सत्ता छोड़ के सड़क पर मिलूंगा। किसान आंदोलन के अंदर जब किसानों की जीत हुई, मैं वापस नहीं गया एनडीए के अंदर, मैं एनडीए से अलग हुआ था किसानों के लिए, सत्ता छोड़ दी। सत्ता से मोह भंग था, मेरा मोह भंग हो गया, मैं आपके अपने लोगों का आंसू नहीं देख सकता। और जब अग्निपथ आई देश के अंदर, जब अग्निपथ का पहला विरोध अगर देश के किसी सांसद ने किया, जिसने किसान के बेटों की चिंता की, जिसने ये कहा कि हम खाली नौकरी के लिए सेना के अंदर नहीं जाते, हमारा इतिहास है, रेजिमेंट खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री जी आप और आपकी पार्टी कर रही है, हमें मंजूर नहीं, अग्निपथ वापिस होना चाहिए। और लोकसभा के अंदर विरोध करके और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके अगर मोदी को चेतावनी किसी ने दी, और अभी भी लोकसभा का सत्र देखा था, इस अग्निपथ का कोई विरोध कर रहा है, वो देश का एकमात्र सांसद है जो जवान की पीड़ा समझता है, अपने भाइयों के लिए अग्निपथ का विरोध कर रहा है। शीघ्र दिल्ली की ओर धीरे धीरे मैं बढ़ूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरा खुद का किसी झगड़ा नहीं, अब मैं इस स्थिति में आ गया, मैं जब चाहूं सत्ता दरवाजे में खड़ी है, कौन सी सत्ता लेनी है वो तैयार है, लेकिन मैं ऐसी सत्ता के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। मैंने वचन दिया राजस्थान की जनता को कि मैंने पार्टी कोई सत्ता के लिए भी नहीं बनाई। मैंने कहा था किसान का कर्जा माफ, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, बढ़ते अपराधों को कैसे रोकें, और आम आदमी गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, आज आप राजस्थान के अंदर देख लो, हम ही लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है राजस्थान में बताओ? या तो किसान का बेटा एक दूसरे को गोली मार रहा है। प्रतिस्पर्धा की इस युग के अंदर आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी की हत्या करके और किसी को बर्बाद करके अपन आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से सुकून आपको घर के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, एक सुकून जरूर मिलता है, जो इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास जो करता है उसको सुकून मिलता है। मुझे सुकून इस बात का मिलता है कि मैं उन तमाम लोगों से लड़ रहा हूं जिन्होंने कहीं न कहीं इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। उन तमाम लोगों से हनुमान बेनीवाल का झगड़ा है, मेरा किसी से कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं। झगड़ा किस बात का हो बताओ? राजस्थान के तमाम नेता, कोई रात को मेरे से मिल गया, कोई दिन में मिल गया, कोई दिल्ली मिल गया, कोई जयपुर मिल गया, कोई हाथ जोड़ गया, कोई प्रणाम कर गया, फिर झगड़ा किस बात का बताओ? लोग तो बयान देते हैं बात सड़कों पे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर सके। और मैंने जिनका पीछा किया
उनको दिन में तारे दिखा दिए। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर जो अपने घरों से राजनीति चलाते थे, रिमोट कंट्रोल जो घर से तय करते थे, ये होगा वो होगा, उनको घर बिठा दिया। ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। किस तरह मेरे परिवार ने यहाँ एक आपने देखा होगा पुराना युग, कई लोगों को याद होगा, कईयों को याद नहीं, बच्चों को, नागौर के अंदर किस तरह एक व्यक्ति आया नागौर के अंदर 98 के अंदर, जब मैं देखता था कि एसपी ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, हेड कांस्टेबल को ज्ञापन देते थे लोग। मैं आया और पहली बार मुझे याद है किस्सा था, मैं एसपी ऑफिस में 100-200 लोगों के साथ घुस गया था। ये एसपी ऑफिस तो था ही नहीं, पहले का एसपी ऑफिस पीछे हुआ करता था, ये बाद में नया एसपी ऑफिस बना। आप लोग शायद जानते, पीछे एसपी का ऑफिस था। एसपी परेशान हो गया, उस जमाने में बीजेपी का राज था, और वो बोला कि साहब यहाँ तो कोई आज तक नहीं आया। मैंने कहा अब आ गया ना, मैं आ गया यहाँ पे, अभी ऐसे ही चलेगा। और भाइयों सिस्टम को बदल दिया। यही राजस्थान था, यही नागौर था। अब डीजी, आईजी, कमिश्नर जब चाहो बुला लो सड़क पे, हाईवे पे, आप देखते हो रोज की व्यवस्था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कभी बिगड़ने नहीं दिया। व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हाथ रखा कि जहां भी हम जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखा। 5-5 लाख की रैलियां करी राजस्थान, अग्निपथ का आंदोलन था, पहले ही दिन अगर मैं आंदोलन को हाथ में नहीं लेता तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की तरह यहां भी हिंसा होती। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पहले दिन ये कहा कि आंदोलन को हाथ में लेना है, बच्चों का भविष्य खराब नहीं, हमें अग्निपथ को वापस करवाने के लिए ही लड़ाई लड़नी है। और भाई उसी का परिणाम था कि राजस्थान में आग नहीं लगी और जवान आरएलपी के झंडे के साथ अपने भाई को अपने आदर्श के रूप में मानते हो। मेरे पीछे पीछे मैंने भी वचन आपको दिया था, और उसी वचन पे आज जो हालात प्रदेश के अंदर बने, एग्जाम होने से पहले ही बच्चे कहने लग जाते पेपर आउट होगा, पेपर आउट हो जाता। अब पेपर आउट कराने के अंदर लोग देखो कौन कौन है, मुख्यमंत्री के करीबी लोग सारे पेपर आउट करा रहे। कौन जांच करेगा? स्टेट की कोई एजेंसी मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों की जांच नहीं कर सकती, उन नेताओं की जांच नहीं कर सकती जो वर्तमान में मंत्री थे। चाहे रीट का मामला हो, मंत्री की जांच कैसे कोई करेगा? बताओ मुझे। मंत्री की जांच कोई डीवाईएसपी या एडीएसपी कर सकता है? मंत्री की जांच। जितने पेपर आउट हुए राजस्थान के अंदर, और पेपर आउट होना कोई नई बात नहीं है। वसुंधरा के समय भी 10 भर्तियों के पेपर आउट हुए थे, 10 भर्तियां रद्द हुई। तो मिला जुले का खेल है। आप देखिए दोनों, अब बीजेपी वाला आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। उस समय कहां गए? जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तब आपने आंदोलन किया तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस ने भी आंदोलन नहीं किया। उस समय भी हनुमान बेनीवाल था जो विधानसभा के अंदर आरपीएससी को सब्जी मंडी बताया था कि ये सब्जी मंडी है आरपीएससी, यहाँ चाहे जो ले जाओ आप उठा के, कोई भी और ले जाओ। तब आरपीएससी के चेयरमैन को जेल में डाला। और मेरे हिसाब से मैंने उस समय मांग करी थी कि आरपीएससी को उस चेयरमैन के साथ साथ पुराने 10 साल के अगर चेयरमैन की जांच होती तो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जिनके 10th 12th और ग्रेजुएशन में थे, उन्होंने आरएस, आरपीएस और ये एग्जाम टॉप किए। 2nd ग्रेड वाला व्यक्ति अचानक उसमें इतना कहां से दिमाग आ गया कि वो टॉप कर लेगा? कर ही नहीं सकता कभी। तो इसलिए कर लिए कि आरपीएससी के चेयरमैन के रिश्तेदार थे। एक तो आरपीएससी का हमारे चेयरमैन ऐसे थे राजस्थान के अंदर, जो पहले ही कह देते थे मेरे इतनी भतीजी भांजी और ये है, तू अगर उससे रिश्ता करेगा तो तुझे एसडीएम बना दूंगा, तू सगाई करेगा तो तुझे डिप्टी बना दूंगा, लेकिन करनी मेरे उससे पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये धंधा चला राजस्थान के अंदर। और एक व्यक्ति और एक गिरोह बन गया छोटा सा। कोई समाज और किसान को फायदा नहीं हुआ भाइयों। अगर मैं मेरे घर का ही फायदा करने लग जाऊं तो आपका फायदा कैसे करूंगा बताओ? अब आप ये कहोगे कि आपके भाई को एमएलए बना दिया, तो फ्यूचर की जनता ने उस समय कहा आरएलपी को की जीत आवश्यक थी राजस्थान के अंदर। अगर मैं फ्यूचर में चुनाव हार जाता तो राजस्थान में कैसे लड़ाई लड़ता? लेकिन फ्यूचर के लोगों ने कहा कि हनुमान जी अगर चुनाव लड़ाना आपको तो अपना परिवार से लड़ा दो, हम वोट दे देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्या यही बात हुई थी सारी? और आपके के अनुसार मैंने लड़ा दिया चुनाव घर से, तो ये आपके कहने से लड़ाया। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है आदमी की कि उससे उस समय क्या करना होता है, तब हमने आपको ही छोड़ दिया और जो आपने कहा वही कर दिखाया। और मेरी विचारधारा में कभी बदलाव नहीं आया, मैं जैसा हूं वैसा ही चल रहा हूं। अभी आम आदमी से भी बात करता हूं, बच्चा भी मेरे से अपनी बात कह देता है और हर आदमी मुझे राय देता है, मैं उसकी राय लेता हूं। मैंने कई नेताओं को देखा, प्रधान बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद दिमाग उतना खराब हो जाता है, हमें मत बताओ हम बहुत ज्ञानी हैं, और वो बाद में 2 साल बाद सड़क पे आ जाते हैं, आते जाते हैं। कितने लोग, मैं 20 साल पीछे मुड़ के देखता हूं, कितने लोग चले गए, कितने बड़े मंत्री थे, कहां वो गए थे और चले गए सारे।
अब घूमते हुए क्यों थे उनके परिवार के लोग, हमारे साहब ये थे, पापा ये थे, दादाजी, अब कौन पूछता दादाजी पापा जी को। तो वर्तमान क्या है, तो हमने तो वर्तमान को देखा है और कभी घमंड अभिमान नजदीक से भी नहीं छुपाया मुझे। और इसी का परिणाम है कि आप लोग प्यार करते हो 36 कौम के लोग, और आप देख रहे हो अभी रतनगढ़ के अंदर हाईवे पे दुकानें होटलें टूट रही है। वहां से टेलीफोन आए लोगों के कि साहब हमारे सब नेताओं ने स्विच ऑफ कर ली। नेताओं की तो आदत है, जैसे ही पुलिस आ जाती है और मौके पर कोई आ जाता है नेता स्विच ऑफ कर लें। क्या बात में कोने तो कोर्ट कचहरी को मामला, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर भी अपनी बात को रखना। जिस तरह बंजारों के घर उजाड़े गए, हाईकोर्ट का आदेश था, मैं नहीं था, मेरे दोनों विधायक जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं वहां गए और उन्होंने संघर्ष किया, वहां पे मुकदमे दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे दोनों विधायक, उनकी गिरफ्तारी हो जाती। सरकार से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ बाद में जब हमने आंदोलन किया नागौर के अंदर, उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद किसी जेसीबी का पंजा और बुलडोजर किसी गरीब किसान के गोचर की भूमि पे नहीं लगा। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, एक परिपत्र जारी किया कि गोचर के अंदर अगर कोई 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल से रहता है और वो गोचर में अगर उसके रहने की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं तो गोचर में बराबर की जमीन वो दे दे तो उसको पट्टा दे दिया जाए। ये दिलवाया यहीं अपने ही नागौर से ही शुरुआत हुई थी और अब राजस्थान और देश में उदाहरण दिए जाते हैं कि यार गोचर में देखो हट रहे, कौन सा कानून लाए, तो बोलो हनुमान जी ने बनवाया था ना, वो कागज निकालो। तो ये नागौर का नाम चला पूरे राजस्थान में। मैं कोई मेरी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता हूं, मेरी आदत है, आप सारी बात जानते हो। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि समाज कल्याण जो सबसे महत्वपूर्ण महकमा समाज कल्याण। दुर्भाग्य देखिए हमारे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर समाज कल्याण कार्यालय चल रहा है, सरकार सो रही है, कलेक्टर सो रहा है हमारा यहाँ पे। आज बात करूंगा मैं, अगर आसपास कोई जमीन है या आसपास अगर कोई जमीन है तो इसका प्रपोजल बना के और समाज कल्याण के लिए आपका अच्छा ऑफिस बनाए, जमीन का अलॉटमेंट करा के पूरे ऑफिस का हम वो भी कराएंगे। तब तक जब तक ऑफिस नहीं बन जाता, हमारे दिव्यांग भाइयों को ऊपर चढ़ने करने में दिक्कत। रैंप की बात भजन सिंह जी ने कही और हमारे नरेश जी ने बात की, एक बार ये कागज मुझे लिख के दे देते हैं, मैं ये भी बनवा दूंगा। आज समाज कल्याण की हमारी जो योजनाएं देखिए आप, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं, जाति अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है कि छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिलती और ओबीसी के युवाओं के अंदर इस बात का रोष रहता है कि हमें छात्रवृत्तियां मिल ही नहीं रही। स्टेट के पास सीमित बजट है, इसका हम कोई प्रयास ऐसा करेंगे कि दिल्ली पूरा बजट दे, स्टेट पूरा बजट दे, छात्रवृत्ति किसी की नहीं अटके। ओबीसी के जवानों को मैं आश्वस्त करता हूं, हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेरे भाई है उनको भी आश्वस्त करता हूं कि छात्रवृत्ति समय पे मिले ताकि बच्चे आगे अपनी पढ़ाई ढंग से कर सके। आपकी कन्यादान योजना जो 2 पुत्रों के, उसके अंदर पैसा, अच्छी योजना है सरकार की। देखिए सरकार प्रयास तो करती है, लेकिन वो धरातल पे लागू कैसे हो योजना, प्रयास करने से नहीं होता। इसके अंदर कई हमारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, 5 जनों को गाड़ी में इकट्ठा करके ले जाएंगे, उनको बेचारों को देंगे नहीं, बीच में कमीशन खा के भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि कम से कम ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता, अपने लोगों को धोखा कोई भी नहीं दे, इस बात का पालन आप लोग करें। एक आपके साथ योजना ये भी है कि अंतरजातीय विवाह योजना, इसमें हमारे समाज के भी कई बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके भी ये काम आएगी योजना। 50,000 5 लाख कितने मिलते थे? हाँ, इसमें काफी लोगों को ये फायदा हो जाएगा, इसमें 5 लाख रुपए उन लोगों को मिल जाएंगे। ये गिनती भी लिस्ट धीरे धीरे आपके सामने इस साल के अंदर सारी आ जाएगी, कौन कहाँ गया, किसको योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, वो भी होगा। ये 50 योजना इनकी है। ये जो आप लोन देते हैं, ये इसमें फाइलें कितनी, आप एक ध्यान ये रखेंगे, लोन की जो भी फाइल आती है, अनुदान आप देते हैं सही है, लेकिन पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और गरीब आदमी को देखिए, तो सेवा है, आप चाहे जैसे कर लो इसको। एक नशा मुक्ति है, तो आपने लोगों को ये नशे का जो कार्यक्रम आपके पास, ये नशा मुक्ति सबसे बड़ा, आपने लोकसभा के अंदर मेरा भाषण सुना होगा, मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां तय करें कि नशे के जो भी कारोबारी, चाहे शराब का काम करता हो, इस राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर मैंने देखा कि शराब का धंधा करने वाले दर्जनों लोग मंत्री थे, विधायक थे, सांसद बन गए, चंदा देकर टिकट ले आते हैं, 20 साल दारू का काम किया और बाद में एकदम टाई सूट बूट पहन के कहते थे हमने कब किया दारू का काम, भूल जाते हैं लोग पुरानी बातें। साइकिल के ट्यूब में दारू बेचने वाले लोग भी
नेतृत्व करते हैं। ये आपने सारी बातें इसके अंदर देखी। मैंने ये कहा लोकसभा में कि पॉलिटिकल पार्टियां ये तय करे कि डोडा पोस्ट, दारू, पर्यटन, बजरी में हमने तो ये भी शामिल किया, जो भी माफिया है, जो भी माफिया से जुड़ा है, उसका कनेक्शन है, उनको टिकट ही मत दो आप। बीजेपी तय करे और कांग्रेस फॉलो करे देश के अंदर। अपना आप नशा, भैया नशा ऐसे कम नहीं होगा, ये तो समाज के अंदर फैल गई, अब कैसे कम करोगे इसको? इसलिए ऊपर से शुरुआत हो। पहले नशे के कारोबारी उस जगह नहीं बैठे जहां से कानून चलता है। अगर मान लो अब कोई मंत्री जो नशे का कारोबार करता है तो मिनिस्टर बन के बैठ जाए, तो फिर आम आदमी सोचेगा कि ये तो ज्ञान दे रहा है, तो खुद मंत्री बना, पहले नशा करता। तो ऐसा कोई उदाहरण अपने सामने नागौर के अंदर भी देख रहे हैं आप, एमडी का जो नशा है, दूसरे जो नशे, हमारे भोले भाले लोग हैं, एक बार कोई भी चक्कर में चढ़ा के 2 दिन दे देता है और फिर आदमी खराब हो जाता है, तो अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहा हो। नशा मुक्ति के जो आपके केंद्र चल रहे हैं, तो इसके अंदर भी मेरा ये कहना कि आप उनको जहां जहां एक बार ढंग से आप चेक कराएं, हमारे जहां भी सहयोग की आवश्यकता हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाज कल्याण विभाग और समाज के अंतिम छोर पर बैठे हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अति पिछड़े जो भी भाई है, इनको आगे कैसे लाएं। खाली योजनाएं लाने से लोग आगे नहीं आएंगे। यहां सही है कि ये इसी का परिणाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया, और उस वोट के अधिकार का ही परिणाम है कि आपके बीच नेता आते हैं। अगर आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं होता तो कौन आता है आपके बीच, बताओ मुझे? 10वीं 12वीं आप बीए पास कोई वोट डालता तो फोन पे बात कर लेते, 10 20 50 100 लोग वोट डालते आ जाते। तो ये वोट का अधिकार है, ये ताकत आपको दी बाबा साहब ने, और इसलिए उनके जयकारे इस देश के अंदर लगते हैं और सारी पार्टियां उनकी जय बोलती है बाबा साहब की। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब के जो सपने थे वो हर व्यक्ति के लिए थे जब देश आजाद हुआ था। लेकिन आज भी आजादी कहां है पूरी, बताओ? आज भी 30-40 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते होंगे या भूखे सोते होंगे। जब कोरोना आया था देखा आपने कि कोरोना में कैसे हृदय विदारक घटनाएं हुई, भूल जाते अपने लोग। इसी नागौर के अंदर में गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, मुझे किसी ने कहा कि ऑक्सीजन फ्लो हम धीरे कर देते हैं, सिलेंडर कम मिलते हैं। मैंने मीटिंग करी, मीडिया के साथी थे सारे, और उस समय 120 या 130 सिलेंडर आते थे, आवश्यकता थी 400 सिलेंडर की। उसी दिन 400 सिलेंडर कराए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सबकी जान बचाई, लेकिन प्रयास किया मैंने। राजस्थान में पहला सांसद था जो कोरोना के अंदर भी कोरोना आईसीयू वार्ड के अंदर जाके बिना जान की अपनी परवाह किए, जबकि हम कोरोना पीड़ित थे। प्रयास किया, परिणाम ये था कि ठीक। अब बताओ ऑक्सीजन जो प्लांट बने, सरकार लेट चेती, और कितने ऑक्सीजन के अभाव में कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया, कितने घर उजड़ गए, वो वापस नहीं आ सकते जो चले गए। लेकिन भाइयों, सरकार अभी भी कान समझती इन बातों को। सरकार तो अभी आपके ऑक्सीजन के जितने प्लांट खोले बंद पड़े। अब कोरोना की जब 3री-4थी लहर की बात आ रही है, तब कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं प्लांट सही है कि नहीं। तो कौन जिम्मेदार इसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट। गहलोत कह देगा कि मोदी जिम्मेदार, मोदी कह देगा कांग्रेस जिम्मेदार। अरे आदमी तो हमारे मर रहे हैं, हमें इससे क्या करना? कौन है? हम वोट एमएलए का भी देते हैं, एमपी का भी देते हैं। मोदी को जो वोट देता है वही कांग्रेस को वोट दी लोगों ने। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया फिर बीजेपी को वोट दे दी। मुझे भी वोट दिया था लोगों ने, और फिर मैं मोदी के साथ हो गया तो 25 सीट राजस्थान में एमपी की बीजेपी की आ गई थी। आप इस बात को भी अगर राजनीतिक तरीके से तोलो, लंपी बीमारी आई देश के अंदर, सो गए सरकारें, कहां गई थी लंपी की? 19 में उड़ीसा बंगाल के अंदर लंपी आई। उस समय अगर टीका इजाद करते थे और गाय के टीका लग जाता 19-20 के अंदर, तो लंपी से इस तरह लाखों गाय नहीं जाती। ये पाप किसको लगेगा? उनको लगेगा जो सरकार के अंदर है। हमने तो प्रयास किया कि लंपी आ गई, बचा लो। विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी आप देख रहे हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा इस राजस्थान और देश के अंदर। मेरे पास अगर कोई मामला आ गया, और मानवीय दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने हमेशा प्रयास किया कि सबकी लड़ाई मुझे लड़नी है। मुझे भगवान ने लड़ने के लिए भेजा है, मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है। क्या पता अगली बार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा भरोसा है लड़ूं या नहीं लड़ूं, वो तो मेरे पे। तो मैं कम से कम जब तक वहां हूं तब तक तो पूरा काम करूं। कोई ये तो नहीं कि हनुमान आया था और चला गया। कौन नागौर था, कौन सांसद था? क्योंकि भाइयों, जब पूरा इतिहास इस लोकसभा का आप जानोगे, जिस दिन सारी बात सामने आएगी तो आप अचंभित हो जाओगे कि लोकसभा के अंदर लोग सो जाते थे, जाके नींद लेते थे। हनुमान गया और सोए लोगों को जगाया, और राजस्थान के उन सांसदों को भी जगाया जो लोकसभा में नहीं जाते थे। जब मैं गया तब उनके इलाके में लोगों ने पूछा कि हनुमान जी अकेले लड़ रहे हैं, आप क्या सो रहे हो क्या? तो भाग के आते हैं सुबह, क्या कहीं ऐसा नहीं हो हमें लोग ये कहते हैं तुम कहां थे? तो भाइयों, मैंने प्रयास किया,
और इसी का परिणाम है। आप देखिए 5-5 लाख की रैलियां करी और एक एक घंटा नौजवान भाषण देता है। वो यादव है, वो गुजर है, वो मेघवाल है, वो मीणा है, वो 1 घंटे मेरे मन से भाषण देता है। वो जवान है, गांव गांव के अंदर एक जमाना था माई पकड़ने नहीं जानते थे लोग, कितने नेता बन गए नए राजस्थान के। किसने बनाया नए नेता राजस्थान में? सब नौजवानों मैं लेकर आया। और इसलिए दोनों पार्टियों के पेट में दर्द है कि ये लोगों को जगा रहा है, इसका इलाज कैसे करें। इसलिए मेरा इलाज करने के लिए सारे लगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं जिद्दी हूं, मैं जो बात पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं और एक बार दिमाग में बिठा लेता हूं कि ये सही है या गलत है। जो समाज विरोधी, किसान विरोधी है, वो मेरा विरोधी है और मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं, क्योंकि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ भाई। भगवान जी, बिजनेस वाले तो ये नाराज हो जाए हमारे बिजनेस में कौन लॉस कर रहा है या कर रहा है, हमारा तो कोई बिजनेस तो है नहीं। हाँ, कई बार हैंग हो जाता हूँ, लोग ज्यादा तंग करते हैं, लोग कहते हैं साहब गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा आ गया जब तो आपके काम होंगे, बिना गुस्से कोई काम नहीं करेगा भाइयों। इस गुस्सा मेरे काम के लिए थोड़ी यार, मैं कोई जमीनों पर कब्जे थोड़ी करवा रहा हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब आपका काम नहीं होता है, आपको जब परेशान देखता हूँ, तब मैं कहता हूँ मैं व्यवस्था ही बदल दूंगा राजस्थान के अंदर। मैं ऐसी व्यवस्था राजस्थान में चाहता हूँ जहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। रात को 12 बजे भी हमारी बेटियां सड़क पर निकले तो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर खेल रही हो। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि थाने तहसील कचहरी में गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा आओ चाय मंगाओ या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, आइए चाचा चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे। ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। ऐसी व्यवस्था चाहता है जो डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसान आत्महत्या नहीं करे। और हमारे सपनों का राजस्थान गैंगवार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा राजस्थान का। 1 नंबर पर आ गया अपराध में राजस्थान। कौन लाया? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन था राजस्थान में। मैंने एक कल आपने देखा हो, मैंने कहा क्या गठबंधन पेपर आउट कराने में भी है? क्या गठबंधन अपराध के अंदर भी गठबंधन है? आपने इतने किए मैं इतने कराऊंगा। वसुंधरा जी आपने 10 पेपर आउट कराए मैं 15 कराऊंगा। अरे यही कंपटीशन करोगे क्या राजस्थान के अंदर? दूसरा ये करोगे आपने नौकरियां नहीं लगाई मैं लगाऊंगा, आपने 20,000 लगाई मैं 50,000 लगाऊंगा। ये कंपटीशन करो। आपने कर्जा 50,000 माफ किया मैं पूरा कर्जा माफ करूंगा। मैं जवानों को रोजगार दूंगा, खाली पद भरूंगा, मजबूत लोकायुक्त बनाऊंगा। इन बातों की कोई परवाह नहीं करता। आपको पता पुत्र मोह के अंदर जब आदमी हो जाता है ना तो धृतराष्ट्र लोग बने और अशोक गहलोत पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए। इसलिए अंत निश्चित है इस सरकार का भी। और ये भाजपा के लोग सोच रहे हैं 150 सीटों की, तो भाइयों मैंने तो पूरा राजस्थान देखा, मेवाड़ से लेके और तमाम इलाके। 150 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो 50-55 पे चल रही बीजेपी राजस्थान के अंदर। और अगर ठीक रहा, आप मजबूत रहे और नौजवानों ने अगर तय कर लिया कि 23 में सत्ता हमारी खुद की चाहिए, जहां हर व्यक्ति ये कह सके कि मेरी सरकार है, तो आपको सोचना अभी से होगा, तब आपकी खुद की सरकार होगी। मेरा तो क्या बिगड़ना है? मैं तो अब देखो इतना नाम मेरा बड़ा हो गया, 3-4 बार एमएलए रह गया, एमपी बन गया, घर से बना दिया, पिताजी एमएलए रहे। तो मुझे देखो सत्ता का शौक होता तो मैं तो आ जाता सत्ता का। मुझे पीड़ा आप लोगों की है। लोग मुझे कहेंगे कि वो हनुमान था जिसने पार्टी बनाई, क्या आ गया क्या सत्ता में? तो मुझे गाली देने का मतलब ही आप सबको गाली होगी कि वो हनुमान था, क्या कर लिया उसने? सत्ता छोड़ी और ऐसे ही घूमता रहा। तो भाइयों ये आप लोगों को तय करना है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, किसान की लड़ाई कौन लड़ रहा है, शेड्यूल कास्ट की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अभी जितने ट्राइबल के बिल थे लोकसभा के अंदर, मेरे इलाके में ट्राइबल के वोट बहुत कम है, शायद 5-7 हजार होंगे नागौर में, लेकिन सबसे ज्यादा ट्राइबल के बिलों पे सबसे ज्यादा हनुमान बेनीवाल पैरोखारी कर रहा था। चाहे कार्तिक भील की हत्या का मामला हो, चाहे हमारे पूंजा भील को एक सम्मान देश के अंदर देने की बात हो, चाहे ट्राइबल के हमारे बच्चों के जो पद खाली है उनको भरने की बात हो, टीएसपी के नए एरिया बढ़ाने की बात हो, हमेशा मुझे लड़ता हुआ देखोगे। मैं वोट के लिए नहीं लड़ता, तो एक वोट भी मेरे इलाके में किसी जाति का नहीं है और मुझे कोई जाति वोट नहीं भी देती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अन्याय हुआ तो हनुमान सबसे पहले बोलेगा और मदद करेगा हर व्यक्ति की। इसीलिए आप प्यार करते हो मेरे से, मैं लेट भी हो जाता हूँ तो भी मानते हो। थोड़े मीडिया वाले नाराज हो जाते हैं लेकिन राजी हो जाते हैं, अकेला ही तो लड़ रहा है क्या राजस्थान में लड़ने वाले। तो भाइयों पुनः ये जो कार्यक्रम रखा है स्कूटी वितरण का, मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित कराया, समाज कल्याण विभाग ने, पूरी टीम ने, और जितने लोग आप आए सबको आपको धन्यवाद।